गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 का रिवीजन। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है और बहुत सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। मेन टॉपिक्स आज मैं लूँगा इसके रिवीजन में, और डिटेल के लिए आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, और नहीं तो ये ICAI का स्टडी मटेरियल है, फाइनल पोर्टल में जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं आपको अपनी गूगल ड्राइव का लिंक दे दूँगा, राइट। ओके, मनी लॉन्ड्रिंग। सबसे पहले समझिए क्या है मनी लॉन्ड्रिंग। चार्ट देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या हुआ, जो ब्लैक मनी यहाँ वहाँ इंडिया के बाहर है, या जो भी लोग वाइट को ब्लैक में कन्वर्ट कर देते हैं, उसी चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसी चीज़ को रोकने के लिए हम लोगों ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बनाया है। तो यहाँ पे डायग्राम क्या कहता है, इलीगल या डर्टी मनी लीगल या वाइट मनी में आप कन्वर्ट करते हैं, उसके लिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 काम करेगा, और वो इसको प्रोटेक्ट करेगा कि इस तरीके से पैसा सर्कुलेशन में ना आए, राइट। उसके बाद 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है समझना: प्लेसमेंट, लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन। ये क्या है, देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग इज सिंगल प्रोसेस, हाउएवर इट्स साइकिल कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू 3 डिस्टिंक्ट स्टेज। 3 चीज़ों में इसको ब्रेक किया गया है। इट इज़ फर्स्ट एंड इनिशियल स्टेज व्हेन द क्राइम मनी इज इंजेक्टेड इन द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। प्लेसमेंट एक वो सिस्टम है जिसके थ्रू ब्लैक मनी को आप किस में डालते हैं, किस सिस्टम में डालते हैं, ब्लैक मनी वाइट मनी में डालने की कोशिश करते हैं, राइट। लेयरिंग, then under the second stage money injected into the system is layered and moved and spread over various transactions in different accounts and different countries, thus it become difficult to detect origin of the money। लेयरिंग में आपने ऐसे सिस्टम में डाल दिया कि ब्लैक और वाइट में डिफरेंस ही पता नहीं चल रहा है, आपने उसको मिक्स कर दिया। आपने बता दिया कि मेरे पास जो 10 लाख रुपए है वो 10 का 10 क्या है, मैंने एक लीगल काम किया, जबकि उसमें से 10 और 8 लाख उसमें ब्लैक है और 2 लाख वाइट है। इंटीग्रेशन, अंडर द थर्ड एंड final stage money enter financial system in such a way that original association with the crime is sought to be obligated, so that money can then be used by offender and person receiving as clean money। इंटीग्रेशन पता ही नहीं चल पा रहा है, आपने क्या किया, दोनों को मर्ज कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। फाइनली स्टेज में आपने क्या कर दिया, फाइनेंशियल सिस्टम में आप आ गए और आप दिखाना चाह रहे हो कि जितना मेरे पास पैसा पड़ा है वो सब क्या है, वाइट मनी का है। तो ये 3 प्रोसेस हैं जिसको समझना इम्पॉर्टेंट है कि मनी लॉन्ड्रिंग किस तरीके से इन्वॉल्व होती है और किस स्टेप वाइज ये काम होता है। नेक्स्ट, अब उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, देखो, there are multiple methods through which money can be laundered and huge profit is being made। some of them are, आप कैश की स्मगलिंग कर सकते हो, स्ट्रक्चरिंग कर सकते हो। स्ट्रक्चरिंग का मतलब कैश इज ब्रोकन डाउन इनटू फॉर्मल रिसिप्ट टू बाय मनी ऑर्डर एटसेट्रा। स्मॉलर अमाउंट आर हार्ड टू डिटेक्ट। लॉन्ड्रिंग वाया रियल इस्टेट में बहुत ज़्यादा ब्लैक मनी होता है। ये आपको ही पता होगा कि रियल इस्टेट में लोग क्या करते हैं, मोस्टली कैश में ट्रांजेक्शन करते हैं। वो लोग चेक और बैंक का बहुत नॉमिनल अमाउंट में ट्रांजेक्शन करते हैं। स्टॉक मार्केट में स्कैम होते हैं, बोगस कंपनीज खुल जाती हैं, वहाँ से पैसा यहाँ वहाँ हो जाता है, ड्रग ट्रैफलिंग हो जाती है, ब्राइबरी करप्शन में होता है, किडनैपिंग और एक्सटॉर्शन के रूप में ब्लैक मनी को बढ़ावा मिलता है, राइट। उसके बाद हमारे पास अब हम लोग आते हैं डेफिनेशन पे। बहुत ही बड़ी डेफिनेशन है और बहुत ही ज़्यादा डिटेल डेफिनेशन, मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब है क्या। तो यहाँ से देखो आप, मनी लॉन्ड्रिंग, यहाँ से मीनिंग लिखा हुआ है यहाँ पे। देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या है, हु सो एवर, मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, हु सो एवर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अटेम्प्ट टू और indulge or knowingly assist or knowingly is a party or actually involved in any process or activity connected with the proceed of crime, including its concealment, possession, acquisition or use, and projecting and claiming as untainted property shall be guilty of offense of money laundering। इतने काम में चाहे आप डायरेक्टली इन्वॉल्व हो, इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो, पार्टी हो या मेन हो, अगर आप इस काम को करते हैं, इस प्रोसेस को काम करते हैं, जो मैंने 3 डेफिनेशन पढ़ाई आपको, कंसीलमेंट में हैं आप, इंटीग्रेशन में हैं, तो आपको मनी लॉन्ड्रिंग का फिर हम पार्टी मानेंगे और आप पे मनी लॉन्ड्रिंग का एक्ट चलाया जा सकता है। ओके, प्रॉपर्टी का मतलब यहाँ पे क्या है, किस टाइप की प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे इन्वॉल्व कर सकते हैं। प्रॉपर्टी की डेफिनेशन देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रॉपर्टी which means any property or assets every description whether corporeal, incorporeal, movable, immovable,
tangible, intangible, and includes deeds and instrument evidencing title to or interest in such property or assets wherever located. The term property includes property of any kind used in the commission of an offense under this act or any other schedule ऑफेंस। क्लियर? चाहे वो बिजनेस की प्रॉपर्टी हो, पर्सनल हो, मूवेबल हो, इमूवेबल हो, टेंजिबल हो, इंटेंजिबल हो, किसी भी टाइप की प्रॉपर्टी इसमें है तो उसको हम मनी लॉन्ड्रिंग के एक्ट में कवर करेंगे और हम मानेंगे कि आपने इस ऑफेंस को किया है। राइट। अच्छा, ये एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है। कौन कौन से ऑफेंस को कितने डिवीजन में डाला गया है? शेड्यूल्ड ऑफेंस उसे बोलते हैं। शेड्यूल्ड ऑफेंस का मतलब हमने 3 कैटेगरी में डाला है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में। सबसे पहले पार्ट को बोला गया है पार्ट ए शेड्यूल के एक्ट, फिर उसके बाद पार्ट बी ऑफ शेड्यूल के एक्ट और पार्ट 3 शेड्यूल के एक्ट। अब इनकी लिस्ट बनाई गई है। पार्ट ए में बहुत सारे शेड्यूल, पार्ट ए शेड्यूल में बहुत सारे लॉ बनाए गए हैं, बहुत सारी एक्टिविटी बताई गई हैं कि अगर आप इस एक्टिविटी में पकड़े जाते हैं तो आप पे ये लगेगा। पार्ट बी, पार्ट सी। अब जैसे ये देखिए, पार्ट ए पैराग्राफ 1 ऑफेंसेस अंडर इंडियन पेनल कोड 45 ऑफ 8060। अब ये पार्ट ए के शेड्यूल है, जैसे क्रिमिनल, कॉन्स्पिरेसी, वेजिंग एंड अटेम्प्टिंग और वेज वॉर, कॉन्स्पिरेसी टू कमिट, काउंटरफिटिंग गवर्नमेंट स्टैम्प। तो एक बार इसको आप बस देखते जाइए। ये बहुत सारे एक्ट हैं, यानी बस इतना पता होना चाहिए कि पार्ट ए में कौन से कवर्ड हैं और पार्ट बी में। तो इसको मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप धीरे धीरे इसको सबको पढ़ लीजिए। यानी ये सारे कौन से हैं? पार्ट ए के शेड्यूल हैं। इसमें अगर ऑफेंस होता है तो इसकी ये सारी चीज़ें कवर होंगी। बहुत सारी लिस्ट है ये। अब यहाँ से पैराग्राफ 2 आ जाता है। पैराग्राफ 2 में क्या है? ऑफेंसेस अंडर नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। यहाँ पे कितने कवर्ड हैं? यहाँ पे भी जैसे कंट्रावेंशन ऑफ रिलेशन ऑफ पॉपी स्ट्रॉ, कंट्रावेंशन रिलेशन टू कोका प्लांट एंड कोका लीव्स, कंट्रावेंशन रिलेशन टू प्रिपेयर्ड ओपियम। इस तरीके से ये सब ड्रग्स से रिलेटेड हैं। इनकी भी लिस्ट, एक डिटेल लिस्ट दी हुई है। दिस इज राइट। पैराग्राफ 3 ऑफेंसेस अंडर एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट 1908। ये पैराग्राफ 3 हो गया। इसके बाद पैराग्राफ 4, पैराग्राफ 5, पैराग्राफ 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। इस तरीके से पूरी डिटेल्ड लिस्ट आती है। और पार्ट बी, पार्ट ए के अंदर पैराग्राफ 29, पार्ट बी में कौन सा एक्ट कवर है? पार्ट बी में कवर है ऑफेंस अंडर कस्टम एक्ट 1962, फॉल्स डिक्लेरेशन, फॉल्स डॉक्यूमेंट एटसेट्रा। पार्ट सी में कौन से कवर्ड हैं? एन ऑफेंस विच इज ऑफेंस ऑफ क्रॉस बॉर्डर इम्प्लीकेशन इज स्पेसिफाइड इन पार्ट ए और द ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी अंडर चैप्टर 17 of the Indian Penal Code, the offence or willful attempt to evade any tax penalty or interest referred to in section 51 of black money। मतलब पार्ट सी में कौन से कवर किए गए हैं? जो क्रॉस बॉर्डर के हैं, जो हमने पीछे पढ़े पार्ट ए के शेड्यूल और चैप्टर 17 इंडियन पेनल कोड के अंदर, अगर उनमें क्रॉस बॉर्डर इम्प्लीकेशन है तो दैट विल बी कवर्ड इन पार्ट सी। क्लियर? अब हम लोग आते हैं धीरे धीरे बैंकिंग कंपनी के बारे में कि बैंक का इसमें बहुत बड़ा रोल है कि किस तरीके से वो मनी लॉन्ड्रिंग में गवर्नमेंट के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का काम कर सकती है। लोगों को पकड़ने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग में बैंकिंग इंस्टीट्यूशन बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। देखो, अच्छा एक बार इम्प्रिजनमेंट का चार्ट देख लेते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि इम्प्रिजनमेंट क्या होगी। वेदर द प्रोसीड ऑफ क्राइम इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग रिलेट्स टू एनी ऑफेंस स्पेसिफाइड अंडर पैराग्राफ 2 ऑफ पार्ट ए ऑफ शेड्यूल। पैराग्राफ 2 पार्ट ए, अगर आप किसके अंदर आते हैं? पैराग्राफ 2 जो ऊपर हमने पढ़ा पार्ट ए के अंदर आते हैं, यस, तो इम्प्रिजनमेंट है, आपको फाइन भी लगेगी। इम्प्रिजनमेंट कितना है? मिनिमम 3 ईयर्स की इम्प्रिजनमेंट आपको होनी है, मैक्सिमम 10 ईयर। क्लियर?
अगर आप पार्ट ए पैराग्राफ 2 में नहीं आते तो इम्प्रिजनमेंट फिर आपके लिए कम है, मिनिमम 3 ईयर्स की तो होनी है, लेकिन मैक्सिमम पीरियड 10 से गिर के 7 ईयर्स। क्लियर। नाउ अब हम लोग देखते हैं ऑब्लिगेशन ऑफ बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड इंटरमीडियरीज। तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? सबसे पहले उनको मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड बनाना है। किस चीज़ का रिकॉर्ड बनाना है? जो ट्रांजैक्शन उनके बीच में हुई है उसका रिकॉर्ड आपको देना है। अथॉरिटी मांग सकती है, डायरेक्टर को आपको देना है। फर्निश टू द डायरेक्टर प्रेस्क्राइब इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू सच ट्रांजेक्शन, अगर वो मांगेगा तो उसको देनी है। वेरीफाई करना है आपको आइडेंटिटी अपने क्लाइंट्स की, जो भी उसने आपको केवाईसी के डॉक्यूमेंट्स दिए होंगे। आइडेंटिफाई द बेनिफिशियल ओनर कौन है उस ट्रांजैक्शन के बीच में, और मेंटेन करना है रिकॉर्ड्स ऑफ डॉक्यूमेंट अपने क्लाइंट और के बीच में एक मिनिमम पीरियड जो प्रिस्क्राइब किया गया है। राइट, तो ये चार्ट के थ्रू भी हम लोग समझ सकते हैं कि ये आपको एक रिकॉर्ड मेंटेन करना है। ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड मेंटेन करना है, देखना है कि क्या ट्रांजैक्शन हुई हैं। क्लाइंट्स के बारे में वेरीफाई करना है, आइडेंटिटी, बेनिफिशियल ओनर कौन है, और मेंटेन करना है रिकॉर्ड एविडेंसिंग आइडेंटिटी ऑफ इट्स क्लाइंट एंड बेनिफिशियल ओनर। दूसरी बात ये तो हुआ क्लाइंट के बारे में। दूसरी बात, आपको कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करके रखनी है, सबको डिस्क्लोज नहीं करना। मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड करना है किन चीज़ों का जो डिस्कस हुआ, कम से कम कितना, 5 ईयर पीरियड यहाँ पे लिखा हुआ है। मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड बना के चलना है आपको, ये भी 5 ईयर्स तक, है ना। और गवर्नमेंट अगर चाहे तो किसी भी एंटरप्राइज को जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है एग्जेम्पशंस दे सकती हैं रिलेटेड टू पीरियड एंड रिलेटेड टू वर्किंग। क्लियर। यस। उसके बाद वर्निश, ये भी वही पैराग्राफ है। दिस इज इम्पोर्टेंट टॉपिक। पावर ऑफ डायरेक्टर टू इम्पोज फाइन। पावर ऑफ डायरेक्टर, अब जो डायरेक्टर हैं, जो एक तरीके से पीएमएलए में जो एक्शन लेने के लिए रिस्पॉन्सिबल है डायरेक्टर, उनकी पावर क्या है? वो इंक्वायरी करा सकते हैं किसी भी टाइम, डायरेक्ट कर सकते हैं ऑडिट को, रिकॉर्ड्स को, अगर उनको डाउट होता है तो किसी भी टाइम ऑडिट का ऑर्डर दे सकते हैं। एक्सपेंस फॉर एवर प्रोसेस कौन बियर करेगा? एक्सपेंस सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करेगी। ऑर्डर ऑफ डायरेक्टर, इफ डायरेक्टर इन द कोर्स ऑफ एनी इंक्वायरी फाइंड दैट reporting entity or its designated director of board of any employee has failed to comply with obligation under this chapter, then without prejudice to any other action that may be taken under any other provision of the act। ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं? वार्निंग दी जा सकती है, आपको वार्निंग दी जा सकती है। डायरेक्ट सच रिपोर्टिंग एंटिटी टू डेजिग्नेटेड डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ एनी ऑफ इट्स employee to comply specific instrument, direct such reporting entity and designate director on the board of any employee to send report बाय एन ऑर्डर इम्पोज मॉनेटरी पेनल्टी लगाई जा सकती है। तो अगर शॉर्ट में देखें तो वार्निंग आ सकती है, इस स्पेसिफिक डायरेक्शन को कंप्लाई करने का ऑर्डर आ सकता है, पीरियोडिक रिपोर्ट आपको भेजनी पड़ सकती है, और पेनल्टी आप पे लग सकती है 10,000 से लेकर के 1 लाख तक। क्लियर। ओके। और एक और है फॉरवर्डिंग ऑफ कॉपी ऑफ ऑर्डर। जो डायरेक्टर हैं जब वो नोटिस देंगे तो क्या होगा? द डायरेक्टर शैल फॉरवर्ड अ कॉपी ऑफ ऑर्डर पास टू एवरी बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंटरमीडियरी और पर्सन हु इज पार्टी टू दी प्रोसीजिंग्स अंडर दिस सबसेक्शन। चलिए, यहाँ तक ये इम्पोर्टेंट पार्ट थे सारे। इसके बाद उसके बाद ये सारा जुडिशियल पार्ट आ जाता है। एक बार ये देख लेते हैं कि हमारे पास अपीलेट अथॉरिटी का क्या सीक्वेंस है, क्या हायरार्की है। अगर आप पीएमएलए एक्ट में कवर होते हैं तो आपके पास अपील करने की क्या अथॉरिटी है? सबसे पहले हमारे पास एडजुडिकेटिव अथॉरिटी है, नीचे से देखेंगे एडजुडिकेटिव अथॉरिटी, फिर अपीलेट, फिर स्पेशल कोर्ट, फिर हाई कोर्ट। राइट, एडजुडिकेटिव अथॉरिटी की अपनी पावर है, अपीलेट अथॉरिटी की अपनी पावर है, स्पेशल कोर्ट की अपनी पावर है, और हाई कोर्ट। स्पेशल कोर्ट को आप समझ लीजिए इस एक तरीके से फास्ट ट्रैक कोर्ट हम बोल सकते हैं। राइट। अच्छा, सेक्शन 48 प्रोवाइड दैट फॉलोइंग क्लासेस ऑफ अथॉरिटी फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। अब इसमें जो पार्टीज़ काम कर रहे हैं, उसमें जो लोग काम कर रहे हैं वो किस किस पोस्ट पे हैं? एक डायरेक्टर है जिसका हमने अभी पढ़ा, डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, सच अदर क्लास और ऑफेंस एज मे बी अपॉइंटेड फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। राइट।
जहाँ पे ये सब जुडिशल प्रोसेस है। एक बार स्पेशल कोर्ट के बारे में हम लोग देख लेते हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। स्पेशल कोर्ट क्या है? स्पेशल कोर्ट मीन्स अ कोर्ट ऑफ सेशन डेजिग्नेटेड एज स्पेशल कोर्ट अंडर सबसेक्शन 1 सेक्शन 43। सेक्शन 43 47 डील विद प्रोविजन रिलेटिंग टू स्पेशल कोर्ट। सेक्शन 43 empower the central government in consultation with chief justice of high court for trial of offence of money laundering offences punishable under section 4 of designate one or more court or session as supreme court or special court for such area or for such cases as may be prescribed in the notification to this effect। ये सब चीज़ें एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज़ के बारे में है। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और है जिसमें हम पढ़ेंगे, ये एक चार्ट इंपॉर्टेंट है। क्रॉस बॉर्डर इम्प्लीकेशन में ये चार्ट हमें पता होना चाहिए कि अगर ऑफेंस क्रॉस बॉर्डर है तो हमें इस प्रोसेस को फॉलो करना है। सेंट्रल गवर्नमेंट एग्रीमेंट विद अदर कंट्री होना ही चाहिए। जैसे कि एक इंडिया का पर्सन फ्रॉड करके चाइना चला जाता है, रशिया चला जाता है या ब्रिटेन चला जाता है, तो हमें ब्रिटेन से ट्रीटी होनी चाहिए कि हम क्या एक्शन ले सकते हैं, उसमें उसका कोऑर्डिनेशन चाहिए। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट एग्रीमेंट अदर कंट्रीज़ का होना चाहिए। एनफोर्सिंग द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट के लिए, एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन के लिए। अब एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन हो सकती है किस चीज़ के बारे में? प्रिवेंशन ऑफ एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ ऑफेंस अंडर करस्पॉन्डिंग लॉ इन फोर्स इन दैट कंट्री, इन्वेस्टिगेशन ऑफ केसेस रिलेटिंग टू एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट। उसके बाद वही प्रोसेस आ गया, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू अ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट इन सर्टेन केसेस। लेटर ऑफ रिक्वेस्ट मिलेगा, एक कंट्री दूसरी कंट्री को लेटर ऑफ रिक्वेस्ट देगी, तभी दूसरी कंट्री इनिशिएट करेगी प्रोसेस को। ट्रांसमिशन ऑफ लेटर ऑफ रिक्वेस्ट होगा। उसके बाद द लेटर ऑफ रिक्वेस्ट शैल बी ट्रांसमिटेड इन सच मैनर एज सेंट्रल गवर्नमेंट में स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ। लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू बी डीम्ड एज एन एविडेंस। एवरी स्टेटमेंट रिकॉर्डेड और डॉक्यूमेंट और थिंग received shall be deemed to be evidence collected during course of investigation। अच्छा, अब लेटर ऑफ रिक्वेस्ट के बारे में हम लोग देख लेते हैं। लेटर ऑफ रिक्वेस्ट कौन लिखेगा? व्हेन एन एप्लीकेशन रिसीव बाय स्पेशल कोर्ट दैट एनी एविडेंस इज रिक्वायर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तब लिखी जाएगी। कौन लिखेगा? बाय इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या सुपीरियर कोई रैंक का पर्सन। ओपिनियन कौन देगा? ओपिनियन ऑफ ऑफिसर। सच एविडेंस में बी अवेलेबल विद कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट stratification special code necessary। Letter of whom to a court any authority or contracting state competent to deal with such request। अच्छा, अब लेटर ऑफ रिक्वेस्ट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट कौन करेगा? ये वाला जो पार्ट था, टू कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट को जब देना है, और लेटर ऑफ रिक्वेस्ट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट वहाँ की सेंट्रल गवर्नमेंट रिसीव करेगी, कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में जाएगा, फिर रिक्वेस्ट फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफेंस ऑफ प्रोसीजिंग अंडर दिस एक्ट फॉरवर्ड किया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट फॉरवर्ड द रिक्वेस्ट टू वहाँ के स्पेशल कोर्ट को और वहाँ की अथॉरिटी। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलेगा। अगर क्रॉस बॉर्डर इम्प्लीकेशन है तो इस तरीके से दो सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में डिस्कशन होगा, फिर उस पर्सन को हम डिटेन या जो भी उस पर एक्शन लेना होगा तभी हम लोग ले पाएंगे। हाँ, एक ही वाला टॉपिक देख लेते हैं, रिकवरी और फाइन और पेनल्टी। एनी ऑफिसर any authority or officer exercising power under this act or any rules made thereunder who without reason recording in writing search or causes to be searched by building or place or detain or search or arrest any person shall for every such offence be liable on conviction for imprisonment for a term which may extend to 2 years or fine which may extend to 50,000 rupee और बोथ की रिकवरी हो सकती है।
बस तो इस तरीके से ये पूरा हमारा एक बार चैप्टर गो थ्रू हो गया। इसमें एक चीज़ मैं देख रहा था वो नहीं है इस पीडीएफ में, या फिर वो नए स्टडी मटेरियल में है। इसमें एक तरीके से था कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल, कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल एक प्रोविज़न था यहाँ पे, जिसमें हम देखते हैं कि अगर मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ कि अगर पीएमएलए में कोई पर्सन है और हमें लगता है उसको बेल देनी चाहिए, राइट, तो उसका एक प्रोसेस है। उस पर्सन को बेल तभी दी जाएगी जब एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो कि एक तरीके से जो जनता के हित के लिए काम करता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, उसको हम एक सुनवाई का मौका देंगे। पब्लिक प्रोसिक्यूटर को एक हम मौका देंगे, वो बोलेगा अगर कि इस पर्सन को छोड़ देना चाहिए, इसलिए क्योंकि अगर इस पर्सन को छोड़ा गया तो ये बंदा इस टाइप का दोबारा फ्रॉड अभी नहीं करेगा, और उसका अमाउंट जो उसने किया है वो 1 करोड़ से कम है। और तीसरी चीज़ उसमें लिखा हुआ है कि अगर वो पर्सन 18 साल से कम है, सिख है, वीमेन है, इस तरीके से, तो उसको हम बेल में देने का प्रोविज़न है। यहाँ पे छोड़ने का प्रोविज़न नहीं है, उसको बेल दी जा सकती है, यहाँ पे ऐसा एक प्रोविज़न है, राइट। तो इस तरीके से मुश्किल से 20 से 21 मिनट में हमने पूरा एक इसका गो थ्रू कर लिया। पीडीएफ रीडिंग कम की, लेकिन हमने एक पूरा पीडीएफ देख लिया, ताकि हमें एग्ज़ाम से पहले या कभी भी इसकी हियरिंग करने से पहले एक बार हमारा पूरा रिकैप हो जाए, कौन सा, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, राइट। चलिए, थैंक यू सो मच।